हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सक्सेसफुल लर्निंग में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक दैट इज क्लास 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड क्लास ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज को समझते चल रहे हैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, हमने सेल सेल थ्योरी ओवरव्यू ऑफ सेल सेल के शेप साइज, प्रोकैरियोटिक सेल को हमने पढ़ा है, सेल एनवेलप, राइबोसोम, इंफ्यूजन बॉडी, सब कुछ हमने पढ़ा है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सेल को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसमें से प्रोकैरियोटिक ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में मतलब हर एक छोटी छोटी चीज हमने डिस्कस की है। ओके, जो इवन एनसीईआरटी में भी नहीं थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, वो भी हमने डिस्कस किया है। यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल। जब हम कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एंड इसके अंदर जो नॉट पढ़ने में उसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एंड यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसके बाहर, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ मैं ये सब करने से पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले ये क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल है एंड दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। ये यहाँ पे दिस इज अ, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है एंड यहाँ पे बहुत लार्ज होता है इनका साइज। एंड इनका जो न्यूक्लियर्ड होता है वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया, न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल का, जिसके अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर से लेयर या फिर मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर न्यूक्लियोइड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग एक लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे वो प्रेजेंट होती है। एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में ये जो सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेन के अंदर बाइंडेड होते हैं, उसे हम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। एंड यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है फिजन एंड बडिंग से होता है। कोई भी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, वो फिजन या फिर बडिंग से डिवाइड होता है। फिजन एंड बडिंग कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के मेथड से, टाइप से? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होते हैं। एंड यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस एंड मियोसिस से होता है। माइटोसिस से जो सारे बॉडी के ऑर्गेनिज्म से, सारे सेल से, अदर सेल्स, वो सारे सेल्स बॉडी के माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स कौन से? जो स्पर्म एंड एग होते हैं वो जर्म सेल्स कहते हैं, एंड वो डिवाइड होते हैं मियोसिस से। यहाँ पे जो इनका जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। ओके, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एंड ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स में ही ले लो, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स। और ऐसे देखो और 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, अगर हम पेयर में काउंट करें तो 23 पेयर्स होते हैं, राइट। अब इसका एग्जांपल प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, आर्किया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं। एंड ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक एग्जांपल्स एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, ये सारे यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स है, जैसे कि फंजाई, ये भी यूकैरियोटिक के एग्जांपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। सो जो भी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे, उनका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल ही होता है। ओके, प्रोटिस्टा ले लो, प्लांटे ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। कोई भी एनिमल ले लो, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता है, राइट। जो भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर आती है वो सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर। एंड यूकैरियोटिक सेल इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अ साइटोप्लाज्म थ्रू अ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। इस इमेज के थ्रू अंडरस्टैंड करो, ये एनिमल सेल है। ओके,
या फिर प्लांट सेल, कोई भी सेल, दिस इज अ प्लांट सेल। अब ये जो ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर ही सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनल्स इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म का यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ ना, मतलब यहाँ पे ये कंपार्टमेंट अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये पूरा कंपार्टमेंट अलग है, ये अलग कंपार्टमेंट है। मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट मतलब सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स के अंदर सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट या फिर सेपरेट जो हुए हैं, साइटोप्लाज्म को भी सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में जो हुआ है, उसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। एंड ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, बहुत सारे सेल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। क्योंकि क्यों प्रेजेंट है ये कंपार्टमेंटलाइजेशन, क्यों हुआ है? यहाँ पे रीजन है प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, राइट। अब यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लांट का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, प्लांट का या फिर सेल का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाहर से लेयर या फिर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये सेल ऑर्गेनल्स के अलावा, न्यूक्लियर एनवेलप के अलावा बहुत सारे ऐसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन सारे स्ट्रक्चर्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। ये क्या होता है, साइटोस्केलेटल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल दिस स्टफ, ये सब कुछ हम डिटेल में वन बाय वन सभी सेल ऑर्गेनल्स को हम पढ़ेंगे, ओके। एंड उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने पिछले वहां पे क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक का भी क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल का भी क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होके, सॉरी प्रोकैरियोटिक का भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम के फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज होता है। उसी तरीके से यूकैरियोटिक का भी क्रोमोसोम फॉर्म में ही जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स सिमिलर नहीं होते हैं, जैसे कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स भी सिमिलर नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, राइट, पार्ट 2 में। When we were studying about a prokaryotic cell, there was a one line that all prokaryotic cells are also not similar। उनके शेप एंड साइज डिफरेंट होते हैं, उनका काम उनके काम के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होके उनके शेप्स एंड साइज अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल भी, यूकैरियोटिक सेल आपने मान लिया, सभी यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में यूकैरियोटिक सेल होता है, फंजाई में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, एनिमेलिया में होता है, इन सारे किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल होते हैं, क्या वो सिमिलर होते हैं? नहीं ना। हमारे एक ह्यूमन बॉडी के ही कितने सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं क्योंकि उनका जो काम होता है उसके ऊपर डिपेंड, उनके साइज शेप्स डिपेंड होते हैं, राइट। सो इसी तरीके से सभी यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं हो सकते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस है। सो यहाँ पे जो लिखा है, मैं यहाँ पे आपको एक बताती हूँ। यहाँ पे सेल वॉल ले लो, ये प्लांट सेल, दिस इज अ प्लांट सेल एंड दिस इज अ एनिमल सेल, ओके। सेल वॉल यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। सो सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। नाउ मूविंग ऑन, सेल वॉल। अब प्लास्टिड्स, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल होता है। जो प्लास्टिड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्लास्टिड्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है, ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिसके थ्रू हमें फूड मिलता है, राइट। फूड आता है, प्लांट फूड या फिर एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी जनरेट करता है, इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लांट, आपको सभी को पता है, प्लांट सेल ग्रीन, प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है? प्लास्टिड्स है, राइट। ये क्लोरोप्लास्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड इसी में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का ही सारा प्रोसेस इसी सेल ऑर्गेनल में होता है, राइट। सो यहाँ पे एनिमल सेल में आप सभी को पता है, एनिमल सेल खाना नहीं बना सकते, खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। इसी वजह से तो एनिमल सेल को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, किसी भी एनिमल को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्योंकि वो खाना नहीं, खुद का खुद एनर्जी या फिर खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये इनके पास प्लास्टिड नहीं है, प्लास्टिड नहीं होने की वजह से ही ये खुद का खुद खाना या फिर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? यहाँ पे वैक्यूल।
जब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो वैक्यूल एक बहुत ही बड़ा स्पेस होता है। वैक्यूल मतलब एक एम्प्टी स्पेस जो स्टोरेज में काम आता है। मतलब सेल का भी जो भी आयॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी की फॉर्म में जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये सब कुछ होता है ना, वो स्टोर होता है। एंड इस वैक्यूल में स्टोर, ये इसका काम हम क्या होता है, स्टोरेज के काम आता है वैक्यूल। सो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, वो कैसा होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। एंड सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, जो कि पूरे प्लांट सेल का बहुत सारा वॉल्यूम यही ये अकेला वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट भी है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी है तो वो कैसा होता है, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं बहुत। ओके, एंड टेम्पररी होते हैं। मतलब सेल के किसी एक, उसके लाइफ के किसी एक स्टेज में, सेल के स्टेज किसी एक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, किसी स्टेज में एब्सेंट होते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, एंड टेम्पररी होते हैं। परमानेंटली सेल के अंदर प्रेजेंट होते ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, ये सारे डिफरेंसेस हो गए। एंड जब व्हेन वी स्टडी अबाउट द सेंट्रियोल्स, सो सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें सबको पता है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड, सेल वॉल, ये तो बेसिक है जो हमने बहुत बार पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनल है जैसे कि सेंट्रियोल, ये प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। सो ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। एंड इसका काम, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। वो कैसे करता है, किस तरीके से करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन अ प्लांट सेल एंड ऑन अदर हैंड इट इज प्रेजेंट इन अ एनिमल सेल। एंड इसका काम होता है सेल डिवीजन में मदद करता है। अब ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये ऊपर वाला है क्या है, दिस इज अ प्लांट सेल। ओके, ये न्यूक्लियस है, इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस। ये अंदर का न्यूक्लियस है, इसको प्रोटेक्ट करने वाली ये जो लेयर है, ये न्यूक्लियर एनवल, ये अंदर वाला न्यूक्लियस है, ये ऊपर वाला, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड इसको जो प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है, उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड ये जो सेल ऑर्गेनल दिख रहा है, दिस इज अ गोल्जी apparatus। एंड ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सेल मेम्ब्रेन है। एंड ये जो एम्प्टी, जैसे कि मैंने वैक्यूल, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स एक तरफ और ये अकेला वैक्यूल एक तरफ, राइट। सो ये वैक्यूल है। एंड ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। एंड ये जो ग्रीन कलर का जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के अंदर तो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये एनिमल सेल है, इसके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, डायरेक्टली ये बाहर वाला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द सेंट्रियोल, जो एक एक्सेप्शन है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सो ये है वो सेंट्रियोल। ओके, उसका डायग्राम जस्ट देख लीजिएगा। एंड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, गोल्जी apparatus का काम क्या होता है, सो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे आगे जब हम चल के पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम हर एक सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ अब हम शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का हम स्टडी करेंगे, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पार्ट जो है एंड उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तभी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हम सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, सेल का क्या है, सेल का सेल वॉल कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या है, वो सारा स्ट्रक्चर हम तभी पता कर पाए थे। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जब सेल को देखेंगे तो उसका सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स है अंदर वाले, वो हम नहीं देख सकते थे। सो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें पता चला कि सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि 1950s में। ओके, ये जो केमिकल स्टडीज है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर स्टडी किया गया था कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, साइंटिस्ट को पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा। सो इस आरबीसी को, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कौन से फर्स्ट टाइम कौन से सेल को स्टडी किया गया था टू आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है ह्यूमन आरबीसी। नाउ ये सारे स्टडी ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन्स से। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ओके, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, उसमें से भी कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉस्फोलिपिड किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन एक बाइलेयर है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ बाइलेयर। Cell membrane एक bilayer है and also lipids are arranged within a membrane with the polar head towards the outer end and hydrophobic tails inside the part. अब ये क्या है, अब ये स्ट्रक्चर को आप देखिए ना।
सो लिपिड से एंड प्रोटीन से। अब हम लिपिड्स को देखते हैं पहले। ये जो है ना, ये लिपिड है, एक लिपिड है एंड ये एक लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, अरेंज हुए लिपिड, कई सारे लिपिड अरेंज हुए, दिस इज अपर लेयर। एंड ये जो नीचे वाली लेयर है, ये भी लिपिड्स है। एंड इस लिपिड के पास क्या होता है, लिपिड का शेप कैसा होता है, इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, ये ऊपर वाला क्या है, हेड है, एंड इसके नीचे दो टेल्स है, ओके, टू टेल्स है इसके लिपिड मॉलिक्यूल के, एंड एक हेड है। एंड ये टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को पसंद नहीं करते, मतलब वो वाटर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ओके, इसका मतलब है हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब फियर एंड हाइड्रो मतलब वाटर, राइट। सो इसी वजह से बाहर के एक्सटर्नल, बाहर जो सेल का मेम्ब्रेन का बाहर होता है, उसकी तरफ टेल नहीं है, नीचे की तरफ टेल्स है, राइट। ये आप देख रहे हो, ये जो थ्रेड लाइक दो टेल्स है सेल, ये लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर कंपोनेंट नहीं होता है, वाटर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से डरते हैं, मतलब पानी पानी से वो अच्छे से ये नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो, इसकी वजह से ये जो टेल्स है ना, ये अंदर की तरफ है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक, विच आर अ वाटर लविंग, ओके, मतलब वो पानी से मतलब कोई फियर नहीं है, मतलब ये पानी से रिएक्ट कर सकते हैं, पानी के साथ रह सकते हैं। सो यहाँ इसी वजह से ये बाहर की तरफ है, हेड्स, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वही लिखा गया है, दैट इज और लिपिड आयरन विद द मेम्ब्रेन, उनके पास पोलर हेड होता है टुवर्ड्स आउटर साइड, पोलर हेड आउटर साइड, ये बाहर की तरफ है ना, ये सेल वॉल का बाहर की तरफ है, राइट, आउटर साइड की तरफ है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनर साइड की तरफ प्रेजेंट है। एंड ये इंश्योर करता है जो नॉन पोलर टेल होती है वो सैचुरेट टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। सो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, जो एक्वस एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अंदर की तरफ टेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड के साथ मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी, कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। एंड ये जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन फर्दर इसकी स्टडी को, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी को किया गया, सो उनके पास प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो रेशियो होता है प्रोटीन एंड लिपिड का वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अब केमिकल कॉम्पोजिशन, सेल के कॉम्पोजिशन में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन से, ओके। अब लिपिड फर्दर फॉस्फोलिपिड होता है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लिपिड एंड प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब किस मात्रा में लिपिड है कितना प्रोटीन है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हर एक टाइप के ऊपर, हर एक डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होकर हर एक डिफरेंट जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है, होता तो लिपिड एंड प्रोटीन ही है मेजर कंपोनेंट, लेकिन वो किस मात्रा में, कितना अमाउंट में लिपिड होगा, कितना प्रोटीन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उनके हर एक सेल के टाइप के ऊपर। ह्यूमन बींग्स का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स को भी हम इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, ओके। ह्यूमन के आरबीसी है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन है, 40% ऑफ लिपिड है। इसके अंदर ह्यूमन के अंदर कितना है, 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड है, ओके। एंड जो बाकी 8% आप बोल रहे हो ना, वो बहुत, मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, शुगर, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, राइट, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो लिव इट दैट यहाँ पे 40% लिपिड है एंड 52% प्रोटीन है। सो ये कॉम्पोजिशन हर एक सेल का, हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उनके फंक्शन के ऊपर, ओके। स्पेशली अब ह्यूमन में भी बहुत सारे सेल होते हैं, आरबीसी सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और दूसरे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो उनके अंदर भी उनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता है, अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, ओके। ये एक एग्जांपल है आरबीसी सेल का, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। 40% लिपिड है एंड 52% प्रोटीन है। अब डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब प्रोटीन को भी दो लेयर में डिवाइड किया गया है। अब प्रोटीन भी टू टाइप्स के हैं, अब प्रोटीन भी टू टाइप्स के हैं, पेरिफेरल एंड जो दूसरा वाला है इंटीग्रल। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है। अब ये कुछ प्रोटीन है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब ये पूरे लेयर को भेद के, दो बाई लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर, ये सेकंड नीचे वाली लेयर, इन दोनों लेयर के आर पार ये जो प्रोटीन है, मतलब अंदर से ऊपर से नीचे तक, मतलब
ये दो लेयर के बीच में भी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब वो पूरे मेम्ब्रेन को इंटीग्रेट कर रहा है, अंदर से भेद के पूरा जा रहा है, वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। एंड पेरिफेरल, पेरिफेरी तो पता है, मतलब ये सेल, ये कोई कोई एरिया है, इसके जो साइड वाला एरिया होता है ना उसे हम पेरिफेरी कहते हैं, बाहर वाला आउटस्कर्ट्स, राइट, वो पेरिफेरी होता है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन से बाहर ऊपर अटैच्ड है, ये जो सारे प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर से अटैच्ड है, मतलब अंदर प्रेजेंट नहीं है, पूरा दो लेयर भेद के अंदर नहीं गए, वो अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर की तरफ ही अटैच्ड है ऊपर वाले लेयर के, इसे क्या कहते हैं, हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। What it is called? It is called as a peripheral protein. आप देखते हैं, तो मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखाया। इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन का ऊपर सरफेस, मेम्ब्रेन का जो सरफेस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन अ मेम्ब्रेन, मतलब अंदर की तरफ पूरा दबे हुए होते हैं, एम्बेड हुए होते हैं, दोनों लेयर के अंदर मतलब जाते हैं, दोनों लेयर से आर पार होके जाते हैं सारे प्रोटीन, उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। उसमें अंदर एंटर करते हैं, इंटीरियर पार्ट में एंटर करते हैं। याद रखना, इंटीग्रल मतलब इंटरनल, जो मेम्ब्रेन होता है उसके इंटरनल पार्ट्स में भी एंटर करते हैं, उस टाइप के प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, जो इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था? अब ये भी साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1972 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का मेम्ब्रेन प्रपोज किया था, सेल के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन आपके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं जब हम फर्दर जाते हैं। ओके, सो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया, जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड एनेबल अ लेटरल मूवमेंट ऑफ अ प्रोटीन विद इन अ ओवरऑल बाइलेयर। ये लेयर है, ये लिपिड के लेयर है, ऊपर वाला लेयर, ये अंदर वाला लेयर। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंड अंदर भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अंदर की तरफ प्रोटीन्स होते हैं। एंड ये जो लिपिड होता है ना, ये क्वाजी फ्लूइड नेचर का होता है, मतलब प्लाज्मा स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है। ये जो लिपिड होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो इसकी मूवमेंट की वजह से, इसके साथ साथ इसके ऐसे इस तरीके से मूवमेंट की वजह से, लेटरल मूवमेंट की वजह से, इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स को भी वो कैरी करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ अ प्रोटीन भी होता है इसके मूवमेंट के साथ साथ। ये लिक्विड होता है, सो उसके थ्रू वो प्रोटीन्स भी मूव करते हैं बाइलेयर के अंदर। सो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल का यही मतलब है। फ्लूइड मतलब फ्लूइड, राइट, फ्लूइड मतलब लिक्विड, राइट। सो मोजाइक मॉडल में है। सो ये जो लिपिड होता है वो लिक्विड, उसका जो होता है वो फ्लूइड फ्लूइड बताए, लिक्विड होता है। सो जिसकी मूवमेंट, जिसकी वजह से अंदर के जो प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स है वो मूव करते हैं, लेटरली मूव करते हैं इस बाइलेयर के अंदर। सो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन अ मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, उसे हम फ्लूइडिटी करते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्रोटीन इनसाइड अ मेम्ब्रेन, उसे उसको हम मेजर करते हैं फ्लूइडिटी में। एंड द फ्लूइड नेचर ऑफ अ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। मतलब अब ये फ्लूइड नेचर, जो लिपिड का फ्लूइड नेचर है, वो किसके लिए मदद करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिफ होता तो भी नहीं चलेगा, राइट। इसका काम क्या है, सेल ग्रोथ में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, दो सेल्स के बीच में जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसको जंक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए ये फ्लूइड मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। सिक्रेशन के लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है इसका, ये सिक्रेशन में मदद करता है। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी भी चीज को सॉलो करना, अंदर लेना, एंगल्फ करना, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंगल्फिंग, द प्रोसेस ऑफ swallowing, swallow मतलब निगलना, राइट, swallowing एंड एंगल्फिंग, और एंगल्फिंग, एंगल्फिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन में इसका काम क्या होता है, सेल ग्रोथ में मदद करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। एंड इसका और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। हमने स्टार्टिंग का पैराग्राफ में ही दिया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल लेयर, दैट इट इज अ सेलेक्टिवली परमेबल। ये क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल है। परमेबल मतलब किसी भी चीज को आने जाने के लिए परमिट करे, उसे हम परमियाबिलिटी कहते हैं। अब सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को, आयंस को आने एंटर करने के लिए मदद आने देता है, एंड कुछ आयंस को रोकता है आने के लिए, राइट। The membrane, यहाँ पे मैंने कहा, the membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it, and many molecules can move briefly across a membrane without any require। अब जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर, आर पार, कुछ अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है। सेलेक्टिवली परमेबिलिटी मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करता है मेम्ब्रेन, कुछ को नहीं करता है उसके, राइट। सो अब ये जो मूवमेंट होता है, जो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
जो मूवमेंट होता है सेल के जो भी मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स जो भी आर-पार जो मेम्ब्रेन के आर-पार जा सकते हैं, उन वो जो मूवमेंट होता है द अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो मूवमेंट होता है सेल के आर-पार, मेम्ब्रेन के आर-पार जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट के लिए कोई बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. अब कोई भी मॉलिक्यूल या फिर गैस कुछ भी ले लो, आप कोई भी मॉलिक्यूल, गैस, लिक्विड कुछ भी ले लो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्या करता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जब जब कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूट होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट सॉल्यूशन जो भी होता है, अगर वो मूव करता है फ्रॉम अ मेम्ब्रेन जो अलोंग अ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब से, जैसे कि फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो मूव कर रहा है। उस प्रोसेस को हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। अगर आप किसी रूम के किसी कोने में अगरबत्ती लगा दो, इंसेंस स्टिक, राइट? अगरबत्ती लगा दो, तो उसकी जो स्मेल होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में उसका कंसंट्रेशन उस स्मेल का कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में। भगवान के रूम में भी अगर आपने जला दिया मंदिर में, तो उसका उस मंदिर में उसका कितना होता है कंसंट्रेशन? स्मेल का बहुत ज़्यादा होता है। तो वो धीरे-धीरे ये बाहर हमारे लिविंग रूम में, किसी भी रूम में, बाहर वाले रूम में तो उसका इंसेंस स्टिक का कोई महक नहीं होती है, कोई उसका ये नहीं होता है। तो वो जो मूव करता है फ्रॉम अ जो अंदर का हाई कंसंट्रेशन है, बाहर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, राइट? कुछ देर वहाँ पे रखोगे मंदिर में, तो थोड़ी देर बाद उसका स्मेल आपके लिविंग रूम में भी आने लगेगा, राइट? दैट इज़ बिकॉज़ द मूवमेंट ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का, गैस का, मॉलिक्यूल का, किसी का भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एंड वो नेचुरल प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, हायर से लोअर की तरफ जाना। एंड वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। गैस भी जा सकता है, वाटर भी जा सकता है, एंड इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? जो वाटर का मूवमेंट होता है हायर से लोअर की तरफ, इस टाइप ऑफ मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। जो स्पेसिफिक वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू अ नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन्स ऑफ अ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। अब ये जो टेल्स होती है ना, लिपिड के जो टेल्स होती है, वो नॉन पोलर होती है। पोलर मतलब वाटर से रिलेटेड है, एंड नॉन पोलर मतलब जो वाटर हेटिंग है, मतलब हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को ये नहीं कर सकते, उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और उनके साथ वो नहीं फैसिलिटेट करेंगे उनके साथ। सो जो वाटर कैरिंग मॉलिक्यूल्स होती है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर वाटर होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, वो अगर इस लेयर के थ्रू आर पार जाना जाना चाहे, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट उनका तो वो डायरेक्टली नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो लिपिड का ये दो लेयर है, यहाँ पे जो टेल होते हैं ना, ये सारे टेल्स नॉन पोलर है, वाटर हीटिंग मतलब हाइड्रोफोबिक है वो, राइट? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ पोलर मॉलिक्यूल्स को आने को अलाउ नहीं करते हैं। सो इनको आप मूवमेंट करना है, एंड सेल के अंदर तो आना है, तो वो किस तरीके का मूवमेंट होता है? वो कैरियर प्रोटीन की मदद लेते हैं। कैरियर मतलब जो आपको कैरी करे, किसी को भी उनका कैरी करे, फैसिलिटेट करे, उसे हम कैरियर कहते हैं। सो वो प्रोटीन जो इन मॉलिक्यूल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मेम्ब्रेन के थ्रू आने-जाने के लिए जो कैरी करे, उसे हम क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं इनका मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। एंड कुछ ऐसे फ्यू मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। जनरली द मूवमेंट ऑफ अ molecule या फिर ion from a higher concentration to lower, but there are sometimes the movement occurs, मतलब हमें lower concentration से higher concentration की तरफ मूवमेंट करना है, तो ये जो मूवमेंट होता है वो किसी उसके लिए एनर्जी चाहिए, कोई पर्टिकुलर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। सो ये यहाँ पे लिखा गया है द मूवमेंट अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के खिलाफ, मतलब लोअर से हायर की तरफ जो मूवमेंट होता है, इन सारे प्रोसेस में हमें, इन सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए? एटीपी, क्योंकि सेल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही यूज करता है। सो एटीपी इज कॉल्ड एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आता है जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। एटीपी क्या होता है, उसे एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? सो एटीपी की मदद, एटीपी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हमारे लिए एनर्जी, हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज होती है,
राइट? कुछ एनर्जी सोर्स हम लेते हैं, तो सेल को प्रोसेस करने के लिए, सारे काम करने के लिए एनर्जी लगती है एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में एंड ये यूटिलाइज करता है। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जो कि हायर कंसंट्रेशन के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, उसके लिए कोई बाहर से एनर्जी या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ना सेल को कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि वो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। लेकिन जो मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी रिक्वायर होती है तो किस फॉर्म में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज एटीपी। एंड उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम को, सोडियम को, जो सोडियम पंप, पोटेशियम पंप होते हैं, वो एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।